हम लोग पेशेंट के पास तभी आते हैं जब हमारा पढ़ाई या पूरा एकेडमिक कोर्स ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ही हम प्रैक्टिस में आते हैं। लेकिन ये जो एकेडमिक्स या पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है, ये काफ़ी लंबा चलता है। जैसे मैं अगर अपना उदाहरण से बताऊँ, तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2009 में जब मैं एमबीबीएस में एडमिशन लिया था। जर्नी मेरा चला करीब 14 साल तक। तो ये 14 साल में अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना, उनके लिए हर टाइम पे एग्ज़ाम्स क्लियर करना, उसके साथ-साथ जब लगातार पेशेंट देखना, उन पेशेंट देखते-देखते सीखना, उसके साथ पढ़ाई भी एक साथ कंटिन्यू करना, ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग तो डेफ़िनेटली रहता है। बट जब हूँ जो फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तो पूरी फैमिली में मेरे माता की तरफ या पिता की तरफ से भी कोई डॉक्टर नहीं थे, तो मैं ही पहला डॉक्टर हूँ। तो पहला जो फर्स्ट सब्जेक्ट्स भी अलग होते हैं, पढ़ाई का तरीका भी अलग होते हैं और मैंने देखा कि मेरे कई सहपाठी हैं जिनके फैमिली में डॉक्टर थे उनके एक तो बात आता है मिलावट का, वो एक और चीज़ है। दूसरा चीज़ जो है कि जो हम नॉर्मल ही खाना खा रहे हैं उसमें से भी एक है। तो डायबिटीज़ भी आजकल अगर आप देखेंगे तो इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल बोला जा रहा है। इसके कारण ये है कि हमारे यहाँ एक तो हमारा जो खाने का तरीका है उसमें हम नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय-समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सोनक चाबरी से, जो कि डॉक्टर हैं और डॉक्टर है न्यूरोलॉजिस्ट। बोला तो जाता है कि डॉक्टर्स हैं और बहुत आराम की ज़िंदगी है, लेकिन उस आराम की ज़िंदगी से पहले के जो संघर्ष है, वो जानते हैं हम सोनक चाबरी जी की जुबानी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं या कोई भी डॉक्टर हैं? बोला जाता है डॉक्टर है और बहुत ऐश की ज़िंदगी ले रहे हैं। लेकिन ये ऐश की ज़िंदगी से पहले का जो संघर्ष है, वो क्या है? देखिए डॉक्टर हम लोग पेशेंट के पास तभी आते हैं जब हमारा पढ़ाई या पूरा एकेडमिक कोर्स ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ही हम प्रैक्टिस में आते हैं। लेकिन ये जो एकेडमिक्स या पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है, ये काफ़ी लंबा चलता है। जैसे मैं अगर अपना उदाहरण से बताऊँ, तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2009 में जब मैं एमबीबीएस में एडमिशन लिया था और एमबीबीएस पहला डिग्री जो बैचलर होता है, उसके बाद मैंने एमडी जो स्पेशलाइज़ेशन होता है, वो 3 साल का है 2016 से 2019 तक, वो मैंने किया। उसके बाद जो सुपर स्पेशलाइज़ेशन यानी न्यूरोलॉजी में जो मैंने स्पेशलाइज़ेशन किया है, वो भी और 3 साल का होता है। तो वो मैंने किया 2020 से लेके 2023 तक। तो ये पूरा जर्नी अगर आप मान लीजिए तो पढ़ाई का जर्नी ही मेरा चला करीब 14 साल तक। तो ये 14 साल में अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना, उनके लिए हर टाइम पे एग्ज़ाम्स क्लियर करना, उसके साथ-साथ जब एमबीबीएस के बाद से लगातार पेशेंट देखना, उन पेशेंट देखते-देखते सीखना, उसके साथ पढ़ाई भी एक साथ कंटिन्यू करना, ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग तो डेफ़िनेटली रहता है। बट जब जितना दिन आगे जाता है, वो भी हम धीरे-धीरे सीखते जाते हैं। उससे हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है, ताकि जब तक ये लॉन्ग एकेडमिक जर्नी हमारा ख़त्म हो, तब हम पेशेंट के पास आके उनको बेटर ट्रीटमेंट, बेटर केयर प्रोवाइड कर पाते हैं। ऐसा ही होता है। 14 साल की आपने जर्नी बताई है। 14 साल की जर्नी में किन-किन परेशानियों को आपको फेस करना पड़ा? परेशानी बोल के जो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं ऐसे फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, जो फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है। तो पूरी फैमिली में मेरे माता की तरफ या पिता की तरफ से भी कोई डॉक्टर नहीं थे, तो मैं ही पहला डॉक्टर हूँ। तो पहला जो फर्स्ट आई विल नॉट से परेशानी बट जो ऑब्स्टेकल या थोड़ा स्ट्रगल मुझे फेस करना पड़ा था आफ्टर एडमिशन एमबीबीएस में ही, कि बहुत ही अलग-सा लगा, नॉर्मल कॉलेजेस से एकदम ही अलग। वहाँ पे जाके सब्जेक्ट्स भी अलग होते हैं, पढ़ाई का तरीका भी अलग होते हैं और मैंने देखा कि मेरे कई सहपाठी हैं जिनके फैमिली में डॉक्टर थे, उनके माता-पिता में डॉक्टर हैं, भाई-बहन में से डॉक्टर हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिल जाता था कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है सब कुछ। तो उसमें हमें थोड़ा-सा पहले बहुत टाइम लगा उसको सीखने में। फिर जाके हर साल नया-नया सब्जेक्ट करना। किसी के जानकार में कोई स्पेशलिस्ट है वो जल्दी पढ़ा देते थे, उनको जल्दी समझा देते थे। तो उसमें हमें वो करने में टाइम लगा। लेकिन उस रास्ते में हम जैसे हमें कठिनाई आई, वैसे कभी-कभी हमारे टीचर्स ने भी हमें हेल्प किया, हमारे सीनियर्स ने हमें हेल्प किया।
लेकिन धीरे-धीरे हम उसको कर लेते हैं। उसके बाद जब हम ड्यूटीज़ में आए, तो ड्यूटीज़ में हमें परेशानी ये लगा कि काफ़ी लंबे-लंबे ड्यूटीज़ भी करनी पड़े। जैसे कभी-कभी लगातार 24 घंटा, 30 घंटा तक ड्यूटी बिना सोए करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन कभी-कभी सिचुएशन ही ऐसा रहता है कि आपको वो टाइम नहीं मिल पाता, पेशेंट इतने वेट कर रहे हैं, आपको करना पड़ता है। ऐसे करते-करते हम उसको मैनेज करना सीखते हैं, बट इसमें सीख भी जैसे है, थोड़ा कठिनाई भी है। ऐसे करके ही डॉक्टर्स का ट्रेनिंग चलता है। होता है, लेकिन अब बात आती है न्यूरोलॉजिस्ट हैं आप, तो न्यूरो सर्जन भी होते हैं। आपने न्यूरोलॉजिस्ट ही क्यों चुना? क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन भी हैं, लेकिन आपने न्यूरोलॉजिस्ट का ही क्यों? देखिए फिज़िशियन तो है ही, फिज़िशियन हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है, कोई भी पेशेंट पहले फिज़िशियन के पास ही जाता है। लेकिन अभी हमारा मेडिकल साइंस जो है बहुत आगे बढ़ गया है, तो हर लाइन में कोई-कोई स्पेशलाइज़ेशन आ गए, जो उसी सब्जेक्ट में अपना पूरा एक्सपर्टीज़ लेते हैं और एकदम पिन पॉइंट पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट वो दे पाते हैं। तो इसीलिए मैंने भी पहले जनरल मेडिसिन में ही स्पेशलाइज़ेशन किया, लेकिन जनरल मेडिसिन पढ़ते-पढ़ते ही मेरा जो इंटरेस्ट था वो न्यूरोलॉजी में आया। कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन न्यूरोलॉजी में मेरा सब्जेक्ट पहले ये था क्योंकि मैं जब से एमबीबीएस में आया था तब से ही ब्रेन मुझे बहुत फ़ैसिनेट करता था। ब्रेन कैसे काम करता है, एक ऑर्गन हमारे पूरे शरीर को कैसे नियंत्रण करता है, इसमें छोटा-सा भी डैमेज हो जाए तो इंसान कितना बेड पे आ जाता है एकदम, उसको कैसे फिर रिकवर किया जाता है। ये सब में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, मेमोरी कैसे काम करता है, लोग भूल क्यों जाते हैं एक उम्र के बाद। तो ये जब मैं मेडिसिन कर रहा था तो मुझे और इंटरेस्ट जगा। तो मैंने देखा कि मेरे इंटरेस्ट है और मैं इसमें और पढ़ाई कर सकता हूँ और लोगों के फ़ायदे भी कर सकता हूँ। तो मैंने अल्टीमेटली न्यूरोलॉजी आने का सोचा और सर्जरी का ऐसा था कि जब एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप भी कर रहा था तब मैंने देखा कि सच में सर्जन्स जो है उनका स्किल सेट थोड़ा अलग होता है। उनका हाथों का स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो कहीं न कहीं वो इंटर्नशिप के टाइम मैं उसमें उतना अच्छा नहीं था। दूसरे लाइन में मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा था, उसमें मैं अच्छा भी था। तो मैंने फिज़िशियन लाइन चूज़ की। तो पहले जनरल फिज़िशियन, उसके बाद न्यूरो फिज़िशियन, ऐसे करके मेरा जर्नी हुआ। बात कर लेते हैं अब आज के समय की। जैसे कि सभी को पता है कि खान-पान भी अच्छा नहीं है। अगर जो हम फसल की बात करें तो उसमें भी यूरिया जैसे खाद डालते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, उसमें से जैसे कि आपने बताया कि माइंड, तो किस तरीके से बचाव कर पाएँ और क्या लक्षण होते हैं जो इस बीमारी के होते हैं? जो जाने कि ये सिम्पटम्स हैं और किस तरीके से रख-रखाव करें? देखिए एक तो बात आता है मिलावट का, वो एक और चीज़ है। दूसरा चीज़ जो है कि जो हम नॉर्मल ही खाना खा रहे हैं, उसमें से भी एक है। तो जो आप जिस सिम्पटम के बारे में बता रहे हैं कि हाथ-पैर में झुनझुनाहट होना, ये बहुत कॉमन एक सिम्पटम्स है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो। एक सर्टेन एज के बाद ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो हम सबसे कॉमनली जो हमें देखने को मिलता है कि ये झुनझुनाहट अगर हो रहा है और काफ़ी देर से हो रहा है या परसिस्टेंटली हो रहा है, तो इसमें नर्व डैमेज है, ये हम समझ सकते हैं। तो हमारे देश में सबसे कॉमन जो कॉज़ है नर्व डैमेज का, वो है डायबिटीज़, ठीक है? तो ये डायबिटीज़ भी आजकल अगर आप देखेंगे तो इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल बोला जा रहा है। इसके कारण ये है कि हमारे यहाँ एक तो हमारा जो खाने का तरीका है उसमें हम चावल या मीठा ये सब चीज़ थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। उसके अलावा अभी जो हो गया कि फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा आ गया है। पहले इतना वो नहीं था, अभी जनरेशन जो ऐसा है कि फ़ास्ट फूड बाहर खाना, ऑयली खाना बहुत ज़्यादा हो गया, तो डायबिटीज़ का टेंडेंसी बहुत बढ़ रहा है और डायबिटीज़ ऐसा होता है कि सिम्पटम्स पहले कम आते हैं, तो लोगों का पकड़ में नहीं आता और जब तक ये नर्व को अफ़ेक्ट करने लग जाता है, तभी हम पकड़ में लाते हैं। तो उसके लिए ये बहुत कॉमन है। दूसरा एक चीज़ जो हम देखते आ रहे हैं, वो है कि विटामिन डी का डेफ़िशिएंसी काफ़ी हो रहा है। विटामिन डी भी ऐसा चीज़ है कि हमें मिलता है सिर्फ़ सनलाइट से, धूप से और हम हमारा भी प्रोफ़ेशन ऐसा हो गया है अभी मोस्टली हम इंडोर काम करते हैं। बाहर भी जाते हैं तो पूरा ढक के जाते हैं, तो हम सनलाइट का एक्सपोज़र नहीं रहता है। तो विटामिन डी भी डेफ़िशिएंसी काफ़ी रहता है, उसमें भी झुनझुनाहट या हाथों-पैरों में दर्द होना ये कॉमनली रहता है।
तो ये तो खाने-पीने में मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि फ़ास्ट फूड का सेवन कम करिए। विटामिन डी अगर आप सनलाइट एक्सपोज़र नहीं है तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा या दूध, पनीर जैसा खाना ये सब ठीक-ठाक लेते रहिए। दूसरा एक और चीज़ जो हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ही जो है, जो न्यूरोलॉजी में सबसे ज़्यादा पेशेंट को अफ़ेक्ट करता है, वो है स्ट्रोक या पैरालिसिस जिसको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जैसे हम हार्ट अटैक में सुनते हैं कि हार्ट का जो आर्टरी है या नस है वो ब्लॉक हो गया, तो वो ही सेम चीज़ होता है लेकिन वो दिमाग के नस ब्लॉक हो जाते हैं। दिमाग में जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए नली है, वो धीरे-धीरे सिकुड़ के बंद हो जाता है, क्लॉट जम जाता है। क्लॉट जमने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से पहुंच नहीं पाता दिमाग को, दिमाग डैमेज्ड होता है। जिस तरफ दिमाग डैमेज्ड होता है उसके ऑपोजिट साइड का बॉडी पार्ट, हाथ पैर, वो वीक हो जाता है, तो एक तरफ का पैरालिसिस हो जाता है। ये होता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, सबसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो हमें देखने को मिलता है ये यही। और इसके भी जो रिस्क फैक्टर्स हैं और हार्ट अटैक के भी जो रिस्क फैक्टर्स है ऑलमोस्ट सेम। क्या क्या है वो, जैसे है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, दूसरा डायबिटीज़, तीसरा कोलेस्ट्रॉल, और जो है एक है स्मोकिंग, और कुछ कुछ है कि फैमिली हिस्ट्री जिसमें माता पिता या उनके ऊपर की जनरेशन में भी यंग एज में ये सब कुछ कुछ जेनेटिक, लेकिन जेनेटिक के पहले ये सारे चीज़ें हैं। तो जो जो है स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इन सब को होने से प्रिवेंट कर पाएँ। और दूसरी एक चीज़ जो अ, सचेतनता के लिए ज़रूरी है कि ये जब होता है कि कैसे इंसान आइडेंटिफ़ाई कर पाए कि उनके घर में, उनके परिवार में किसी को स्ट्रोक या पैरालिसिस का सिम्पटम्स हो रहा है या नहीं। तो हम इसके लिए हम बोलते हैं कि एक छोटा-सा एक्रोनिम है जिसको हम बोलते हैं बी फास्ट। इससे हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि उस इंसान को स्ट्रोक के कुछ लक्षण हैं या नहीं। तो क्या होता है ये बी फास्ट? एक होता है, पहला होता है बी, बी मतलब बैलेंस। बैलेंस में अचानक से गड़बड़ी हो रहा है, नहीं, ठीक है। उसके बाद ई होता है आइज़, आइज़ मतलब देखने में अचानक से प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है। अचानक से एक आँख से नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो ये भी है। एफ मतलब फेस, फेस टेढ़ा हो जाता है, एक तरफ का फेस टेढ़ा हो जाता है, वो भी एक स्ट्रोक का सिम्पटम हो सकता है। ए मीन्स आर्म, मतलब हाथ या पैर में वीकनेस आ जाना अचानक। कभी-कभी ऐसे इंसान बोलते हैं कि नींद में जब सोने गए थे तो ठीक था, नींद से उठे तो एक तरफ का हाथ पैर नहीं चल रहा है, तो वो एकदम स्ट्रोक का सिम्पटम लक्षण। एस फॉर स्पीच, जुबान लड़खड़ा जाना अचानक से, बात ऐसे अच्छे से करते हैं, अचानक नींद से उठने के बाद या कुछ देर बाद देख रहे हैं कि बातें लड़खड़ा जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो वो भी एक स्ट्रोक का सिम्पटम। और लास्ट में है टाइम। टाइम क्यों? कि टाइम ये है कि ये अचानक से होता है, और दूसरा ये सिम्पटम्स या ये लक्षण अगर किसी में दिखता है तो आपको टाइम ज़ाया नहीं करना है। संग के संग उनको कोई हॉस्पिटल में लाना है, एक सीटी स्कैन ज़रूर कराना है ताकि समझ आए कि स्ट्रोक है या नहीं, और उसका संग के संग ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतना उनका लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम कम रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सचेतन बताने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन देखा जाता है जैसे अभी हार्ट अटैक की बात हो गई है, तो हार्ट अटैक होने से पहले दर्द होनी शुरू होती है तो पता लग जाता है कि हार्ट अटैक की या फिर गैस की प्रॉब्लम ना हो। इसमें कैसे पता करें? अभी मैं बताया कि इसमें आपको नॉर्मली स्ट्रोक में दर्द नहीं होता कॉमनली। जो होता है अचानक से कुछ कुछ प्रॉब्लम आना स्टार्ट करते हैं, वो बैलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, वो आंखों में देखने का मतलब दृष्टि का प्रॉब्लम हो सकता है, फेस टेढ़ा हो जा सकता है, हाथ या पैर में अचानक से वीकनेस आ जाना, कमज़ोर हो जाना वो हो सकता है, या जुबान लड़खड़ा जाना, बातें तुतला जाना। ये 5 चीज़ जो है, ये अगर किसी इंसान में अचानक से आ रहा है तो ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है, और उसी टाइम पे इसको आप इग्नोर मत करिए। जो भी घर वाले हैं उनको हॉस्पिटल में ले आइए, सीटी स्कैन करा लीजिए। सीटी स्कैन हो जाएगा, डॉक्टर्स अगर देख लेंगे तो वो, अगर मान लीजिए वो स्ट्रोक नहीं भी है तो भी निश्चिंत हो जाएंगे कि ये स्ट्रोक नहीं है, उसका ट्रीटमेंट। अगर स्ट्रोक है तो जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएंगे उतना जल्दी रिकवरी होगी। कभी कभी हमने ऐसे भी देखा है कि मान लीजिए कि पेशेंट का एज कम है, 50 से कम है, 45 से ऐसा एज है, और उनको स्ट्रोक के सिम्टम्स थे, टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो उनका क्या होगा, वो जो बेड रिडन हो गए ना, उनका महीने भर टाइम लग जाता है, महीना 6 महीना टाइम लग जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर कुछ घंटे के अंदर पेशेंट आ जाता है, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाते हैं, वो
2-3 हफ्ते में फिर से चलने फिरने और काम करने लगते हैं। तो जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाते हैं उतना कॉम्प्लिकेशन कम होता है, उतना पेशेंट को रिकवरी जल्दी होती है। बहुत धन्यवाद छोटी सी मुलाकात के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सौनक, जिन्होंने बताया है कि हार्ट अटैक के जो सिम्पटम्स हैं वो दर्द हो जाता है तो पता लग जाता है, लेकिन इसमें दर्द नहीं होता है। तो इसमें सिम्पटम्स बताया कि आँखों में थोड़ा-सा धुंधलापन आ जाता है या फिर मुँह टेढ़ा हो जाता है। बहुत सारे सिम्पटम्स बताए हैं, तो तत्काल आप ट्रीटमेंट लीजिए तो रिकवर हो जाएँगे, और देर करी तो आप भी जानते हैं कि क्या हो सकता है। तो आज की मुलाकात में डॉक्टर सौनक से इतना ही। अगली मुलाकात में और कुछ बातें जानेंगे। तो जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।